सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर एक बार पुनः रिकॉर्ड दोहराने जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रदेशवासी 19 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 5 लोकसभा सीटों को 5-5 लाख मतों के अंतर से जीतेगी और ये आश्वासन भी दिया गया है। आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कोशिश यही है, जो संगठन ने हमको एक लक्ष्य दिया है कि 5 की 5 लोकसभा सीट जो है उत्तराखंड की, उनको 5 लाख के वोटों से के अंतर से जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। हम सब उसके लिए समर्पित हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि जो जनता का रुझान माननीय मोदी जी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसमें हम इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं हासिल भी करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में ढिकुली का दौरा किया है। ढिकुली पहुंचने पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में कार्य करने की भी अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव इस बार देश में नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की 2014 में हुई जीत से भी एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेगी। 2014 से ज्यादा 2019 में उत्तराखंड से 500 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था। और 2024 इन दोनों चुनावों से ज्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। कई दिनों तक असमंजस रहा और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से चुनाव के मैदान से खुद को अलग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में अनेक अनेक काम हुए, तेजी से विकास आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की, रेल सेवाओं की, या अन्य राज्य को मिलने वाली बाह्य सहायतिक योजनाओं की बात करें, सभी में हमको केंद्र से पूरा सहयोग मिला है। और ये डबल इंजन के कारण ही संभव हो पाया है कि आज अनेक जो परियोजनाएं हमारी कई वर्षों से रुकी हुई थी, जमरानी बांध हो, सोंग बांध हो, या हमारा लखवाड़ डैम हो, या HMC की जमीन, ये सारी चीजें, या हमको मिलने वाला एम्स हो, ये सब बहुप्रतीक्षित योजनाएं मिली हैं। 4 धाम ऑल वेदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, चारों धामों का विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानसखंड की जो मिशन योजना जो हम लेके आए हैं, सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का, सभी मंदिरों के पुनर्निर्माण का, उनका एक सर्किट बनाने का, ये सब डबल इंजन के कारण ही संभव हुआ है। डबल इंजन के कारण से ऐसी योजनाएं जो बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी, वो सब धरातल पर उतर रही हैं। और बहुत सारे फैसले हम ले पाए, तो इसीलिए ले पाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, जैसे हमने उत्तराखंड में जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड की जनता से 2022 के चुनाव में कि हम UCC लागू करेंगे, और हमको ये गौरव प्राप्त हो गया हर एक उत्तराखंड वासी को कि उत्तराखंड के अंदर UCC लागू हो गया। मातृशक्ति के उत्थान और उन्नयन और उनकी सुरक्षा, सशक्तिकरण, सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 3 गैस के सिलेंडर हमने कहा था चुनाव में कि हम निःशुल्क जो है गरीब परिवारों को देंगे, वो 3 सिलेंडर हम आज दे रहे हैं रही है। इसी प्रकार से 30% का आरक्षण हमने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है सरकारी नौकरियों में।
लखपति दीदी बनाने का अभियान हमारा जुनून से चल रहा है, स्वयं सहायता समूह को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमने मातृशक्ति के बड़े बड़े उत्सव किए हैं। और इसकी दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी है, जिसमें कि जो महिलाएं हमारी उत्पाद बनाती है उन सभी को विपणन के लिए कोई स्थान मिले, वो स्थान मिल रहा है। इसके साथ साथ अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो पूरे राज्य के अंदर चला है। इसमें हजारों एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। दंगा निरोधी कानून हम लाए, नकल को रोकने के लिए हम सख्त नकल का अध्यादेश कानून लेकर आए, जिसके कारण से आज बड़ी नियुक्तियां हमारी हुई, सब पारदर्शिता के साथ हुई। ये सब काम डबल इंजन के कारण से संभव हुआ। इस बार देखिए सरकार किसकी बन रही है ये कोई चर्चा नहीं है। सरकार सबको पता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की बन रही है। चर्चा इसी बात की है कि 410 होंगी कि 425 होंगी। देखिए अभी क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से भी ज्यादा अन्य दलों के कार्यकर्ता नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश संगठन ने अभी कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग होगी वो क्राइटेरिया ज्यादा नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में रुड़की के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक, कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रशिम चौधरी ने भी कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिनका पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप पत्र ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का नारा पूरा हो रहा है। के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लगातार हम मिल रहे हैं। सीधे जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं सीधा संपर्क कर रहा हूं। कल तक पूरी लोकसभा के समस्त बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरी भेंट हो जाएगी और कार्यकर्ताओं से एक ही आह्वान कर रहे हैं कि 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, आप जनता को भारी से भारी मतदान करने के लिए प्रेरित करें और एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके लिए मतदान करें। सर, जीत के बाद हरिद्वार लोकसभा के लिए पहला कार्य क्या होगा? अभी जल्दीबाजी में हम कोई काम नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। भारत का नारा दिया था, वो नारा पूरा हो रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस के मुख्य लोग जो है आज पार्टी में आए हैं और मैं सोचता हूँ कि रश्मि चौधरी जी जो समाज सेवी हैं और दिनेश कौशिक जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे और हमारे संजय पाल साहब आज ज्वाइन करिए और माहौल बन रहा है, पूरे देश में माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है और 400 पार का नारा सत्य होगा। निश्चित रूप से देश में माहौल इस तरह बन रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बुलेटिन जारी रहेगा। जाने के बाद अब तक पूरे प्रदेश में 18 विभाग निगरानी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में सीज किए गए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 70 लाख रुपए, देहरादून से अब तक 67 लाख रुपए सीज हुए हैं। वहीं इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार योगंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 12,500 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें से 7,000 छोटे वाहन उपयोग में ले जाए जाएंगे, जबकि यह संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा छोटे वाहन प्रयोग में ले जाते हैं। इन वाहनों के लिए पिछले साल की अपेक्षा इस साल वाहनों का किराए और चालकों के प्रतिदिन मानदेय भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे सफल एजेंसी जो है पुलिस विभाग ने अच्छा कार्य किया है। उनका 3.25 करोड़ का सीजर आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से कल तक की तिथि तक हुआ है। इसके पश्चात एक्साइज विभाग ने 27 लाख का और कस्टम्स विभाग ने भी अच्छा सीजर इस कार्यकाल में किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा ESMS पोर्टल पर सभी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है। अभी तक 25 विभाग इस पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, सभी बैंक्स इसमें ऑनबोर्ड हो चुके हैं और सभी FST, SST सभी टीमें जो जनपद में कार्य कर रही हैं उस पर ऑनबोर्ड हो चुकी हैं। हमें कुल 12,500 वाहनों की आवश्यकता होती है। उसमें से 7,000 वाहन हमारे छोटे टैक्सी और मैक्सी के रूप में हमने अभी तक अधिकृत किया हुआ है।
ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हम शादी और विवाहिक कार्यक्रमों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराना चाहते हैं। जो छोटी बस होती है मिनी बस, उसका संख्या हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए उसकी संख्या में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। बट बड़ी बस की उपलब्धि हमारे पास अधिक है, वो 10,000 से अधिक हमारे पास अवेलेबल होता है और हमें आवश्यकता केवल 3 से 4 हज़ार की होती है। तो बड़े बस भी केवल जो मैदानी जनपद है वहाँ पर ही प्रयोग हो पाते हैं। पर्वतीय जनपदों में हमें छोटे बस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हमने छोटे वाहनों के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसमें जो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं अपने कैश वैन के माध्यम से, उसका भी इस पर दर्ज करने के बाद ही मूवमेंट किया जाता है, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि बैंक का अधिकृत कैश वैन्स कौन सा है और जो अन्य वाहन है वो उसकी पहचान करने में सफलता भी इसी माध्यम से मिलता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग ने जो है जितने भी हमारे वाहन अधिग्रहण होते हैं, जितने भी हम परिवहन विभाग से सहयोग लेते हैं निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए, उसके पश्चात उनका व्यवस्था में जो इस्तेमाल करते हैं वाहनों का, उसमें इस बार हम लोगों ने बहुत उनका रेम्यूनरेशन होता है, किराया होता है, उसको बढ़ाने का हमने प्रयास किया था। पूर्व में छोटे वाहन के लिए 750 रुपया, बड़े वाहन के लिए 1800 रुपया उनका किराए का शुल्क तय किया गया था। हम लोगों ने इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहन के लिए 1430 रुपया और बड़े वाहन के लिए जो 30 सीटर से कम वाहन होगी उसके लिए 2840 रुपया और 30 सीटर से अगर वो बड़ा वाहन होगा तो उसके लिए 3800 रुपया किराया शुल्क निर्धारित किया प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें जो फ्यूल होगा, ईंधन का शुल्क अलग से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वाहन चालकों के लिए भी अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया गया था। पोलिंग पार्टी के लिए प्राविधान किया गया था, पुलिस दल के लिए प्राविधान था, होमगार्ड्स के लिए प्राविधान था, वाहन चालकों के लिए प्राविधान नहीं किया गया था। इस वर्ष प्रथम बार 150 रुपया उनके खान पान के लिए प्रतिदिन के दर से और उनको 200 रुपीज़ मानदेय के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। मुझे परिवहन विभाग के कई सारे वाहन चालक जिनको पूर्व में समस्या उत्पन्न होती थी कम किराया शुल्क की वजह से और उनको मानदेय भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, उसकी भी उनको सहायता प्राप्त होगी। इस वर्ष हमने पूरा प्रयास किया है कि जो पोलिंग पार्टी के साथ में वाहन चालक जाते हैं उनके रहने की और उनके भोजन पानी की जो व्यवस्था होती है वो जिला निर्वाचन टीम के द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके लिए निर्देश हमने हमारे स्तर से दे दिया गया है। इसके बारे में एक समन्वय बैठक भी परिवहन विभाग के साथ में संपन्न की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए पिछले दिनों हुई इन्वेस्टर्स समिट में जो निवेश के करार हुए थे उन करारों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि 3.5 करोड़ के एमओयू में से अब तक सरकार ने 71,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग कर दी है, जिसमें अब सरकार का प्रयास और निवेश को और भी धरातल पर उतारना है। देखिए, जैसा अलग अलग प्रदेशों में रोड शो हुआ, विदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया था और अलग अलग समूह के द्वारा जैसी रुचि दिखाई गई थी, तो 3.5 लाख करोड़ तक एमओयू हुआ और 71,000 करोड़ की उसमें से ग्राउंडिंग हो चुकी है। बाकी पर अभी काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी के लिए। इधर गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनोली ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की है। अनिल बनोली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिस स्कूल से पूरी की, उस स्कूल के शिक्षक से बनोली ने मुलाकात की और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया है। बनोली ने शिक्षक अवतार सिंह बिष्ट से अपने गांव नकोट में मुलाकात की और उनके साथ बातचीत कर पुरानी यादों को भी ताज़ा किया है और उनका सम्मान भी किया। बलूनी ने कहा कि उनके गुरुजी का सरल स्वभाव आज भी पहले जैसा ही है। बलूनी ने अपने सहपाठियों के बारे में भी शिक्षक अवतार से उनका हालचाल जाना और काफ़ी समय अपने गुरुजी के साथ व्यतीत किया। बलूनी ने लवाली, डांडा, नागराजा क्षेत्र और नकोट समेत कोट ब्लॉक में जनसंपर्क किया और जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान नुक्कड़ सभा करके भी जनता का समर्थन मांगा गया है। आज मैं कोट और पौड़ी जो ब्लॉक है उसके ग्रामीण क्षेत्र में था और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस लोगों से है। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए, लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लोगों में उत्साह है कि और विकास हम लोग भविष्य में देखेंगे, लोगों में उत्साह है कि आगामी दशक जो उत्तराखंड का होगा उसमें उत्तराखंड में और खुशहाली है। इस तरह का बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, जब मैं बचपन में अपने गाँव में पढ़ता था प्राइमरी में, तो हमारे मास्टर जी थे, गुरुजी थे अवतार मास्टर जी। तो आज मैं उनके गांव गया था मकलोड़ी और वहाँ उनसे भी मिला, उनसे आशीर्वाद लिया।
और बहुत सारी पुरानी चर्चा भी की और मेरे लिए बहुत ही भावुक भी क्षण था और मेरे लिए बहुत ही आनंद भी मुझे उस वक्त हुआ और यहाँ काफ़ी देर मेरी चर्चा भी हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वीरेंद्र रावत को टिकट देने के बाद बीजेपी के कई नेता एक के बाद एक कांग्रेस और हरीश रावत दोनों का निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में अब बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। विनोद चौहान ने कहा कि हरीश रावत ऐसे ही करते आ रहे हैं, क्या तुम मुझे टिकट मिले या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को। ये लगना क्या है तो जगजाहिर है कि हरीश रावत जी तो इसी फॉर्मूले पे काम करते, मैं नहीं तो मेरा सही, और उसी तर्ज पर इस समय वहाँ पर उनके पुत्र को वहाँ पर लाया गया है। और हरीश रावत भी समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने। आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे मेरे पुत्र को नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। तो उनको भी समझ में आता है कि उनके पुत्र के रूप में वीरेंद्र रावत किसी भी रूप में हरिद्वार लोकसभा में स्वीकार्य नहीं है और कांग्रेस के अंदर अंदरूनी तौर पर उसमें रोष है, क्योंकि कार्यकर्ता के बजाय उनके परिवार को टिकट दिया गया है और उसी के डिफेंस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको भी मालूम है कि परिणाम क्या आने वाला है। विधायक अनिल नौटियाल के आश्वासन पर कपीरी संघर्ष समिति ने मतदान बहिष्कार का निर्णय वापस लिया है। गढ़कोट में कपीरी संघर्ष समिति के साथ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने बैठक की। विधायक ने कहा, जनता से जुड़े मामलों को लेकर शासन स्तर पर की जाएगी वार्ता पर समाधान भी किया जाएगा। विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने ये मान लिया है, जिसके बाद 11 बूथों पर मतदान बहिष्कार का निर्णय ग्रामीणों ने वापस लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अनिल नौटियाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इधर रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। माना जा रहा है कि यह चुनाव में इस्तेमाल होनी थी। शराब की तस्करी सब्जियों की आड़ में की जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित गांव खड़खड़ी दयाल के करीब से एक छोटा हाथी वाहन को पकड़ा है। इस वाहन में सब्जियों की आड़ में भारी मात्रा में शराब भरी थी। पकड़ी गई शराब की 100 पेटियों की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सगवाना जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला है। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन में होने के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को कैश, लीकर, आर्म्स और ड्रग्स की रिकवरी हेतु और इफेक्टिवली चेकिंग हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एसओ झबरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम को यूपी बॉर्डर के गांव खड़खड़ी दयाल के पास से एक छोटा हाथी को रोककर उसकी चेकिंग की गई और उस छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को के कब्जे से 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। इस संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजेंद्र पुत्र खेमा सिंह निवासी ग्राम सागा थाना रावड़ी जिला करनाल का निवासी होना बताया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसने दी हैं, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। सर, और भी कोई आरोपी इसमें माना जा रहा है? इसमें उसके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उसके आधार पर अन्य पहलुओं से सभी संभावित पहलुओं से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ लाई जा रही है शराब? ये हरियाणा ब्रांड की शराब है, रेड डॉट ब्रांड है और चुनाव में इसके उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, जा कहाँ रहती है? किसी के यहाँ आसपास से बताया हो? देखिए, अभी इस संबंध में जानकारी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते आगे, चक्राता विधानसभा के चौकी सहिया क्षेत्र अंतर्गत दातनू बड़नू मोटर मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन बड़नू गांव से सहिया बाजार के लिए आ रहा था, जिसमें 11 लोग सवार थे। बराड़ गांव से कुछ दूरी पर यूटिलिटी वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर होकर दीवार से टकरा गया। दीवार में टक्कर के बाद वाहन सड़क पर पलट गया। इस हादसे में सूचना मिलते ही 108 सेवा एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
इनमें कुछ लोगों का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि एक किशोर सहित 3 घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मौके पर राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जनाठा, गीता राम डिमरी के अलावा पुलिस के जवान सुदेश कुमार, राजेश सावत सहित कई ग्रामीण भी मौजूद थे। जो है 11 मरीज आए हैं हमारे पास, जिसमें से 3 मरीज जो है रेफर हुए हैं। इसमें से एक बल्ली नाम का एक मरीज है, एक शिवानी करके एक लेडीज थी और एक बच्चा था। तो ये 3 लोग जो है रेफर हुए हैं, बाकी सब जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर दिए गए। एक यूट्यूब के वाहन दुर्घटना होने की सूचना मिली और सूचना पर जब मौके पे गए तो एक वाहन जो है मौके पे सड़क में ही पलटा हो पाया गया। बताया गया कि वाहन के जो है ब्रेक फेल हो गए थे। ड्राइवर की यूज से जो है काफ़ी बड़ा हादसा जो होना था वो टल गया है। उसमें कुछ लोग सवार थे, उनको मामूली चोटें आई है, जिनको उपचार के लिए भेजा गया। तो वहीं रुड़की के सालियर सहालपुर में मछली पालन कर रहे एक व्यक्ति के मछली के तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियों के मरने से भारी नुकसान हुआ है। मछली पालक ब्रजपाल का आरोप है कि तालाब के साथ सटे बैंकेट हाल का गंदा पानी इस तालाब में जाता है, जिसके कारण मछलियों की मौत हो रही है। ब्रजपाल के मुताबिक वो कई बैंकेट हाल के मालिक से गुहार लगा चुका है, लेकिन वो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। मामला इस तरीके का, ये हमने मच्छी पालन कराया था इसमें 1 साल अभी हुआ हमारा, हमने बीज डाला था इसमें। तो ये बरात घर है ना, ये इस बरात घर का इसमें लैटरिंग भी खुली, चिकनाई का पानी सारा कुछ इसी में आ रहा है जोड़ में। अब इस टाइम आप देख लो, ये आपके सामने है जी, सारी मच्छी अपर मरी पड़ी है। हमारा 5-6 लाख रुपए तक कम नुकसान नहीं है, ठीक है नहीं जी। अच्छा, दरखास्त भी हमने एसडीएम साहब के यहाँ 3-4 दे ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो इसके बारे में हल हो जी, हमें इसका कोई निर्णय बताया जा, क्या हमारा कुछ इसमें हल होगा नहीं होगा। नहीं तो यो हमारे जोड़ के बारे में, नहीं तो हमें सरकार भाई जी हम इसका पैसा दे रहे, टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो फिर हमारा कुछ ना कुछ तो हल होना चाहिए। नहीं कुछ हल होता तो यो हमारे नाम तक कैंसिल कराया जाए फिर, और नहीं तो भाई हो आखिरी इलाज तो, और इसके अलावा तो बताओ और क्या कराया जाए। हमने 5-6 लाख रुपए इसमें लगाए, बच्चा डाला, सफाई करवाई, दवाई डाली, बीज डाला, तो ये सब मर गया। तो बताओ अब क्या कराया जाए। चमोली में एक व्यक्ति योगंबर सिंह की 4 कमरों के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ भस्म हो चुका था। इस आगजनी से मकान के अंदर रखे सभी तरह की सामग्री जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि इस समय घर के अंदर कोई सो नहीं रहा था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन गरीब परिवार का घर आवास विहीन हो गया है। ग्राम कोटरा में श्री योगंबर सिंह के मकान पे आज प्रातः 3:30 बजे के आसपास, 3:15 और 3:30 बजे के आसपास आग लग जाने के कारण उसका सारा सामान राख हो गया है। योगंबर सिंह एक मजदूर आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।